Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 20th of October 2021, Wednesday. Inspiration of the day is money and success don't change people, they merely amplify what is already there. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let us start with article number 1 given on page number 4. Industries share in bank loans at record low of 26%. So the share of industrial credit in bank loans after years of sluggish growth declined to a record low, that is 26% during the first 5 months of financial year 22, and that is down from 26.6% during the financial year 21. तो financial year 21 में ये percentage 26.6% था, जो कि decrease होकर के 26% तक आ गया है. So what is this news all about? This news is all about the share of the percentage of industrial credit, industrial loan into total bank loans. Whenever we talk about the bank loans on bank credit, corporate loan, industrial credit plays a very significant part into it. होम लोन अगर हम बोले, रिटेल लोन्स की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंडस्ट्रियल लोन्स जो होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और बड़े बड़े लोन्स तो जो कि बेसिकली बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हाउसेस लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए. And these types of big loans or corporate loans or industrial credits are one of the important source of income for banks, as well as they are the indicator, a very significant indicator of the economic growth. क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल क्रेडिट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल लोन बढ़ रहा है, कॉरपोरेट लोन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट होता है इकोनॉमी में कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है. जो बिजनेस हाउसेस हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बूस्ट हो रही हैं क्योंकि डिमांड है और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. तो अभी इस न्यूज़ में बेसिकली इंडस्ट्रियल क्रेडिट की बात करी गई है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट का जो शेयर है टोटल बैंक लोन में वो कितना हो गया है. तो पिछले साल ये 26% था सेम पीरियड में, जो कि डिक्रीज होकर के पिछले साल 26.6 था, जो कि डिक्रीज होकर के 26% तक रह गया है. अगर हम बात करें क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है? नहीं, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से स्लगिश ग्रोथ देखी जा रही है इंडियन इकोनॉमी में रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल क्रेडिट. और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैंडेमिक की वजह से ये ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट की ये डिक्रीज़ हो रही है. इससे पहले भी इंडियन इकोनॉमी में अगर आपको पता हो रिसेशनरी जो विंड्स थी दे वर ब्लोइंग, एंड कॉर्पोरेट टैक्स जैसे को रिडक्शन करने जैसे ऐसे कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे इन ऑर्डर टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी. तो पिछले कुछ सालों से ये स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट. और इस बार इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के 5 महीनों में इंडस्ट्रियल क्रेडिट अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया, दैट इज 26% ऑफ बैंक लोन. एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2013 इट वाज ऑन इट्स peak. It was actually sharing the 46% of total loan disbursement. तो आप सोच सकते हैं 2013 में जो परसेंटेज शेयर 46% था वो 2021 तक आते आते 26% तक रह गया. तो एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट. अगर हम बात करें पर्सनल लोन्स की, होम लोन जिसमें होम लोन्स आते हैं और अदर कार लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, जो इस तरह के लोन होते हैं जिनको बेसिकली हम रिटेल लोन के फॉर्म में भी जानते हैं, रिटेल क्रेडिट के फॉर्म में भी जानते हैं, दैट अकाउंटेड फॉर 26.7% ऑफ बैंक क्रेडिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि पिछले साल 26.1% था. तो जो रिटेल लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, वो 26.1% से इंक्रीज होकर 26.7% तक पहुंच गया है. और जो कॉरपोरेट लोन है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, दैट हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 26% टू 26.6% टू 26%. तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो रिटेल लोन है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो कॉरपोरेट लोन है वो डिक्रीज़ हुआ है. जबकि अगर फाइनेंशियल ईयर 2012 की बात करें तो उस समय 18.2% का केवल शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता था रिटेल लोन और पर्सनल लोन. 18% से बढ़ते 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 फाइनेंशियल ईयर 22 तक आते आते
26.7% तक ये शेयर आ चुका है. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द RBI प्रोवाइडिंग द सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ द बैंक credit that personal loan have overtaken the industrial credit. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पहली बार हुआ है RBI की हिस्ट्री में कि जो पर्सनल लोन है वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट को ओवरकम कर गया है. एन आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट वाज अप जस्ट 2.3% year on year during the first 5 months of financial year 22. That is approximately 28.2 trillion at the end of अगस्त. और अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी देखें या हम आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट को भी कंपेयर करें पर्सनल लोन से तो उस केस में भी हमें स्लगिश ग्रोथ ही देखने को मिल रही है. जबकि जो डिसबर्समेंट ऑफ पर्सनल लोन बाय बैंक वाज अप 12.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द फर्स्ट 5 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022. जबकि इंडस्ट्रियल क्रेडिट में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.3%. So for this financial year, this sluggish growth or overtaken of industrial credit by personal loan is indicating that yes, there is a continued economic slowdown, more specifically in private sector investment and इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो एनालिस्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लोन इंडस्ट्रियल क्रेडिट है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी स्लो डाउन है. प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली अनसर्टन अबाउट द इकोनॉमी. तो उन्होंने फ़िलहाल के लिए अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट के जो लोन है उसमें या जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट की जो ग्रोथ है उसमें हमें डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है. इसको एक और तरीके से भी लिया जा सकता है स्टूडेंट. अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग मोर एंड बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट. और उस क्राउडिंग आउट इफेक्ट की वजह से जो इंडस्ट्री है उसको लोन या कॉर्पोरेट जो है उसको लोन या मनी अवेलेबल नहीं है. एक ये भी सिचुएशन हो सकती है, बट चांसेस इसी बात के ज़्यादा हैं, probability इसी बात की ज़्यादा है कि that because of the slowdown, because of the lack of demand, because of the lack of economic activities, producers are not getting any incentive to produce, producers are or investors are not getting any incentive to invest. Then why should they invest? अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो लोन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो इसी तरह से कम होती रहेगी. सो गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग. हाउ एवर देर आर लॉट ऑफ लोन गारंटी स्कीम एंड सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट लोन स्कीम हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड बाय RBI as well as central government, but yet still there is uncertainty among the private investors and they are waiting for more robust economic growth and more certainty in the economy. लेकिन फिलहाल के लिए डेटा ये कह रहा है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है RBI की हिस्ट्री में कि पर्सनल लोन जो है वो इंडस्ट्रियल लोन को ओवरकम कर गया. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम और हमेशा ही लगभग जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट लोन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं पर्सनल और रिटेल लोन के कंपैरिजन में. एंड दिस इज़ द हिस्टोरिक ट्रेंड इन बैंक्स इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड पर्सनल लोन. यू कैन सी this orange bar indicates a personal loan and this sky blue bar or we can say blue bar indicates a industrial credit. So this is orange bar personal loan, blue industrial credit, and we can see that it was increasing since 2008 to 2017 or we can say 16, and after that it started fluctuating and now it is at its lowest. And personal loan has or the retail loan has increased sharply and it is continuously increasing. Can you see this orange bar increasing continuously in a linear manner? And because of this, analysts are quite cautious about the bank's income and profitability, and this is the year-on-year growth in industrial credit and personal loan in terms of percentage. तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रे लाइन है दैट इंडिकेट्स अ पर्सनल लोन, ब्लू लाइन इंडिकेट्स अ इंडस्ट्रियल क्रेडिट, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की ग्रोथ हो रही है. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एकदम सडनली फॉल किया है पिछले कुछ सालों में, जबकि जो पर्सनल लोन है वो
एक स्टडी मैनर में इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि कोविड की वजह से उसमें भी डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल क्रेडिट पिछले कुछ सालों में अगर क्या प्री कोविड टाइम को देखें तो इंडस्ट्रियल लोन के कंपैरिजन में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट के कंपैरिजन में पर्सनल जो लोन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ लेट अस लुक इनटू द आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. Moody's ups outlook on bank sector. So global rating agency Moody's on Tuesday upgraded the outlook of what? Outlook on Indian banking system to stable from negative. पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से इंडिया का बैंकिंग सेक्टर इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बनी हुई थी, क्रेडिट ग्रोथ रेट जो थी स्पेशली रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट में डिस्कस भी किया था कि पैंडेमिक के पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अगर आप ये ग्राफ देखें पहले वाला, देन टू यू कैन एनालाइज बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक देयर वाज अ sluggish growth in terms of industrial और एज वेल एज पर्सनल लोन। तो बैंक की जो हेल्थ थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज़ एक्चुअली categorize the Indian banking sector from stable to negative at that time. But now, on the back of stabilizing asset quality and improved capital, now Moody's has again upgraded or changed the Indian banking system's rating from negative to stable. तो पैंडेमिक की पीरियड में जिस तरह से एनपीए बढ़ रहे थे, डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, जो बोरोवर्स थे, उसको देखते हुए मूडीज़ ने इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसको निगेटिव आउटलुक में रखा था। बट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिकवरी एंड स्टेबलाइजिंग असेट क्वालिटी एंड इम्प्रूव कैपिटल बेस, नाउ मूडीज़ हैज़ चेंज इट्स स्टांस एंड द आउटलुक वॉज चेंज टू निगेटिव इन अप्रैल 2020. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम कि मूडीज़ ने इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका आउटलुक चेंज कर दिया है फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव. बट नाउ approximately after 1.5 years, Moody's has changed its instance because of the increased asset quality and improved capital base. और मूडीज़ का ये कहना है कि जो असेट क्वालिटी डिटोरिएट कर रही थी, जो एनपीए बढ़ रहा था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो फिलहाल के लिए मॉडरेट हुआ है, एंड देयर इज़ एन इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट दैट विल फर्दर सपोर्ट द असेट quality as per the Moody's, and the level of problem loans for rated banks has moved down from 8.5% in financial year 2019 to 7.1% in financial year 21. और NARCL का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है इसके बाद जो बहुत तरह की लोन गारंटी स्कीम चलाई गई हैं उस, और इवन आरबीआई की जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन स्कीम है उसको देखते हुए भी जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ, इन सबको देखते हुए फिलहाल मूडीज, हम ये कह सकते हैं कि सारे फैक्टर मूडीज़ ने कंसीडर किए होंगे, उसको देखते हुए फिलहाल के लिए मूडीज़ ने इंडिया का जो इंस्टांस है वो स्टेबल में चेंज कर दिया है. एंड मूडीज़ रेट अप्रॉक्सीमेटली 11 कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट और अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 27% ऑफ डिपॉजिट इन द सिस्टम. और मूडीज़ का ये एंटिसिपेशन है कि इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी में लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन द कैपिटल बेस, जो कि अब प्री पैंडमिक लेवल से ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है. सो द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विल बी स्टेबल एज द इकोनॉमी ग्रेजुअली रिकवर्स फ्रॉम द पैंडमिक एज पर द मूडीज़. और ये एंटिसिपेशन है कि जिस तरह से इंडियन इकॉनमी रिकवर कर रही है, जिस तरह से उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो मूडीज़ ने फोकास दिए हैं इंडिया की जीडीपी के लिए, उसको देखते हुए मूडीज़ का ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी विल पिकअप करेंगे, जिससे कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो पिकअप होगा और बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी. हालांकि जो अभी डेटा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट और पर्सनल लोन को देखते वो कुछ और कह रहा है, बट मूडीज़ की एंटिसिपेशन है कि आगे आने वाले 12 से 18 महीनों में जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है दैट विल improved even more than the pre-pandemic level, and this is the key indicators of Indian bank rated by Moody's in terms of percentage. तो स्ट्रेस लोन कितने हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, या कैपिटल एडिक्वेसी टियर 1 रेशियो क्या है, एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है और क्या हो सकता है, इन सब के प्रोजेक्शंस मूडीज़ ने दिए. हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक की बात करके जैसे मूडीज़ ने इन तीनों ही इंडिकेटर्स को एक्चुअली यूज़ किया है फॉर रेटिंग द इंडियन बैंक इंडस्ट्री एंड फॉर फोरकास्टिंग द इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स
प्रॉस्पेक्ट्स। इसके अलावा साइड में एक और न्यूज़ दी हुई थी दैट इज़ रिलेटेड टू एमएसएमई। सो एमएसएमई की जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनका जो रेशियो है वो या जो उनका परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, या सीधी सी बात हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर एनपीए इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली उस केस में या उन लोन्स में जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को दिए गए हैं। सो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 pandemic, pain is likely to push the stress assets bad loan plus restructure credit in micro small and medium enterprises pool to 17 to 18% in March 2021 according to the CRISIL। तो ये CRISIL के प्रोजेक्शन है, हालांकि अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने अलग अलग प्रोजेक्शन देती हैं, बट क्रिसिल के अकॉर्डिंग एमएसएमई को जो लोन दिया गया उसमें 17 to 18% के डिफ़ॉल्ट केसेस आ सकते हैं, हम कह सकते हैं 17 to 80% एनपीए बढ़ सकता है, स्ट्रेस या रिस्ट्रक्चर क्रेडिट का परसेंटेज हो सकता है। इसके अलावा जो रिटेल क्रेडिट है उसमें भी एनपीए या डिफ़ॉल्ट के केसेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से 4 to 5% का इंक्रीज स्ट्रेस असेट से केस में देखा जा सकता है, स्पेशली इन पर्सनल लोन और पर्सनल क्रेडिट। तो ये क्रिसिल के प्रोजेक्शन है। ऑन द अदर हैंड मूडीज हैज़ एक्चुअली स्टेबलाइज्ड, हैज़ एक्चुअली गिवन द stable outlook to the Indian banking sector. Let us see how this post-pandemic economic growth or situation is going to impact the Indian banking sector. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 8. Food Security Index, India at 71 among the 113 nations. फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की जो रेटिंग है उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 71वीं पोजीशन है। इंडिया रैंक 71st पोजीशन इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएफएस इंडेक्स भी बोलते हैं, जीएफएस 2021 में 113 कंट्रीज़ को रेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया की जो पोजीशन आई है वो 71 पोजीशन आई है। एंड quite astonishing situation that India is lagging behind from its neighbor countries like Pakistan and Sri Lanka in terms of food affordability as per this index. तो पाकिस्तान की जो रैंक है या जो हम बोल सकते हैं पाकिस्तान के जो स्कोर है, श्रीलंका के जो स्कोर है ऑन फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, दैट इज़ बेटर देन इंडिया। पाकिस्तान विथ 52.6 पॉइंट्स स्कोर्ड बेटर देन इन इंडिया और बेटर देन इंडिया in the category of food affordability. हालांकि there are so many categories for calculating this food security index, but on the basis of food affordability, Pakistan is on higher side. तो जीएफएस इंडेक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स पब्लिश करता है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स कंपाइल करता है, जो कि न्यूज़ में है। तो दिस इज़ अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका वॉज even better with 62.9% in the food affordability category on GFS Index 2021 as per the global report published recently. टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करी जाए तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस, all these countries are actually sharing the top rank with the overall GFS score in the range of 77.8 to 80 points on the index. Definitely these are the developing countries, Caribbean nations, all these are having the good standard of living and that is why they are high on food security index. हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें, इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन और बैड कंडीशन फॉर इंडिया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फूड कमोडिटी इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर। जब आप इतनी कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी और बीइंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, इफ यू आर अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इन दैट केस अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड, सिक्योरिटी ऑफ द फूड इज़ नॉट गुड, देन even with the lower income group country is not a very good situation for India.
एंड इफ यू टॉक अबाउट द GFS इंडेक्स मेजर, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है. दिस मे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और द क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो GFS इंडेक्स मेजर्स आर अंडरलाइंग ड्राइवर ऑफ फूड सिक्योरिटी. तो इस बार 113 कंट्रीज को रेट किया गया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इंश्योर वेदर द पर्टिकुलर कंट्री हैज़ अ प्रॉपर फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी मीन्स कि सभी जो इंडिविजुअल हैं या जो सिटीजन हैं कंट्री के, उनको फूड अवेलेबल है सफिशिएंट क्वांटिटी में, ईजिली अवेलेबल है, गुड क्वालिटी का अवेलेबल है और सिटीजन्स कैन एक्चुअली यूज़ इट सेफली. तो फैक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं GFS में वो अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी है, सेफ्टी है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स ये GFS इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करी जाती है. तो बेसिकली इट कंसीडर्ड 58 यूनिक फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स जिसमें इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी इंक्लूड है. तो अप्रॉक्सीमेटली 58 इंडिकेटर यूज़ करके GFS इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करी जाती है. और इसी इंडेक्स के बेसिस पर जो कंट्रीज़ को ये बताया जाता है कि उनका स्टेटस कहाँ है और उन्हें फूड सिक्योरिटी का जो गोल है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ज़ीरो हंगर का बाई 2030 तक. आपको पता होगा, आई थिंक मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG भी जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. तो कितने SDG गोल हैं जो कि कंट्रीज़ को, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल ईयर 2030 तक अचीव करने हैं. हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. तो उसमें से एक गोल है ज़ीरो हंगर का. तो इस इंडेक्स को यूज़ करते हुए, GFS इंडेक्स को यूज़ करते हुए बेसिकली कंट्रीज़ को गैप बताया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि कहाँ पर उन्हें एक्शन की ज़रूरत है. 58 इंडिकेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं. कोई कंट्री किसी इंडिकेटर में अच्छा हो सकता है, कोई कंट्री किसी इंडिकेटर में अच्छा हो सकता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंडिकेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स, कंट्रीज कैन एनालाइज देयर सिचुएशन, दे कैन फाइंड आउट द गैप एंड दे कैन ऑल्सो डिसाइड द टारगेटेड action in order to overcome that food security issue in order to achieve this zero hunger by financial year 2030. And if we talk about the India, according to the report, India held 71 position with an overall score of 57.2 point on GFS इंडेक्स. तो इंडिया का जो स्कोर है वो 57.2 का है और जो इंडिया की रैंक है वो 71 है, 71 पोजीशन है अमंग ऑल 113 कंट्रीज. जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की, हालांकि पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका वो किसी इंडिकेटर्स में, बांग्लादेश किसी इंडिकेटर्स में इंडिया से बेटर है. लेकिन येस, अगर उनकी ओवरऑल इंडेक्स की या ओवरऑल रैंक की बात करिए तो इंडिया की 71वीं रैंक है, पाकिस्तान की 75, श्रीलंका की 77, नेपाल की 79, बांग्लादेश की 84 रैंक है. हालांकि इन कंपैरिजन टू इट्स काउंटर पार्ट कंट्री चाइना की रैंक इंडिया से बहुत आगे और चाइना के कंपैरिजन में इंडिया पूरी ओवरऑल GFS इंडेक्स में बहुत पीछे है. चाइना की रैंक जो है वो 34 रैंक है, 34th पोजीशन चाइना हैज़ अटेन इनटू दिस GFS इंडेक्स. हालांकि फूड अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें, इस कैटेगरी की बात करें जहाँ पर फूड अफोर्डेबिलिटी इंडिकेटर की बात, 58 इंडिकेटर में फूड अफोर्डेबिलिटी भी एक इंडिकेटर है. तो फूड अफोर्डेबिलिटी के केस में पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन दिस GFS इंडेक्स. नाउ लेट अस लुक इनटू द few other news clips. Economy may grow at 10.5% or more in financial year, Rajiv Kumar. So Indian economy will register a growth rate of approximately 10.0% for this fiscal year against a common consensus that was approximately 9.5%. जो common consensus है वो 9.5% है. बस बट नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, कौन नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है, मिस्टर राजीव कुमार, उनका ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी 10% से ऊपर ग्रो करेगी. तो रिसेंटली उन्होंने की नोट एड्रेस दिया बिजनेस स्टैंडर्ड की एक समिट में, जहाँ पर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कुछ प्रोजेक्शन किए और एक है कि इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली डबल डिजिट से ग्रो करेगी एंड देयर विल बी द W शेप रिकवरी. बहुत तरह के शेप, U शेप रिकवरी होती है, V शेप रिकवरी होती है, W शेप रिकवरी होती है. इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं दे माइट बी नोइंग. आज की डिस्कशन में तो हम इसको नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि V, W और U शेप रिकवरी क्या होती है, बट डेफिनेटली
ये एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक पैटर्न की अगर देखें, डब्लू पहले नीचे गया, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, पैंडेमिक की सेकेंड वेव आई, फिर से इकोनॉमी डाउन हुई, और नाउ इकोनॉमी विल अगेन रिकवर। अदरवाइज अगर पैंडेमिक की सेकेंड वेव नहीं आती तो इंडिया वॉज रिकवरिंग विद द वी शेप, की पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी जो है वो डाउन हुई और फिर सडन ग्रेजुअल इंक्रीज, लीनियर इंक्रीज हो, तो दैट इज अ वी शेप रिकवरी। बट चूंकि बीच में सेकेंड वेव आ गई थी, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी जो रिकवरी थी जो इकोनॉमी की, वो फिर से डीरेल हो गई थी, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन फिर देखने को मिला। बट नाउ इंडिया इज अगेन रिकवरिंग एंड स्टार्टेड इट्स रिकवरी। तो ये डब्लू शेप रिकवरी, पहले फर्स्ट पैंडेमिक की वेव की वजह से डाउन, इम्प्रूवमेंट, फिर सेकेंड वेव, फिर डाउन एंड देन फिर इम्प्रूवमेंट। तो डब्लू शेप इकोनॉमिक रिकवरी को कहा है मिस्टर राजीव कुमार, उनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी विल रिकवर विद द डबल डिजिट ग्रोथ रेट और डब्लू शेप इकोनॉमिक रिकवरी होगी। कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे और रिमार्केबली ग्रो करेंगे एज पर हिम। सो इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो एस्टिमेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ एट 9.5% फॉर दिस फिजिकल ईयर एज पर मिस्टर राजीव कुमार। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेगा, बैंक्स जो हैं वो रिग्रेसली ग्रोथ करेंगे, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एज पर हिम। लेट अस सी हाउ देयर प्रोजेक्शन और हिज प्रोजेक्शंस विल एक्चुअली मूव ऑन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोवैक्स रोल आउट फॉर चिल्ड्रन लाइकली इन फेजेस। सो द अप्रूवल ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन फॉर यूज इन चिल्ड्रन एज यंग एज 2 years may be some time away with India considering a phased rollout for vaccine for them। तो जो कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गया, हमने डिस्कस भी किया था कि 2 साल से ऊपर और 2 साल से और 17 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। बट येस, इंडिया अभी इतनी जल्दी या इमरजेंसी में इस वैक्सीन को चिल्ड्रन पर नहीं यूज़ करना चाहते। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग द फेज मैनर रोल आउट। फेज मैनर में फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, तो हो सकता है कि जो सिचुएशन, जो पेस थी वैक्सीनेशन की, वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, बिकॉज इंडियाज ड्रग रेगुलेटर इज केयरफुली एग्जामिनिंग द रिकमेंडेशन बाय द एक्सपर्ट पैनल एंड इवेल्युएटिंग द सेवरल फैक्टर्स। तो कोई भी रिस्क, या हमें कह सकते हैं जीरो रिस्क लेना चाहती है गवर्नमेंट और ड्रग रेगुलेटर इस पे, एंड दैट इज वाई दे डू नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट इट इनटू अ वन गो एंड दे आर कंसीडरिंग अ फेज्ड रोल आउट फॉर द वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में होगा। मे बी शायद वो डेटा कलेक्शन के लिए या इम्पैक्ट, कोई अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट होता तो उसको देखने के लिए भी इस तरह के फेज़ आउट फॉर्म में जो वैक्सीन है उसका रोल आउट करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्रीन फ्यूल टू पावर अदानी पेट्रोकेम। रिसेंटली अदानी इंटरप्राइजेस ने अपनी पेट्रोकेमिकल आर्म लॉन्च करी थी। इस planning to offer a range of green fuel and use its existing supply chain and renewable energy units for their production and transport। तो ग्रीन एनर्जी पे दोनों ही कंपनी, अदानी और रिलायंस, दोनों ही कंपनी अब अपने फुटप्रिंट डार्क करना चाहते हैं, जिसको लेकर के दे आर स्केलिंग अप देयर प्रोडक्शन इवन इन एवरी यूनिट। सो कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन, green methanol, green ammonia, green fertilizer, and for each fuel Adani is planning to reach out to the different set of buyers। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से फिलहाल के लिए कंपटीशन है अदानी का इस फील्ड में, लेकिन येस, फॉर एवरी शॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट दे आर सर्चिंग डिफरेंट बायर्स, एंड अदानी विल सप्लाई ग्रीन मेथनॉल्स टू run a select fleet of Ashok Leyland। Apart from it, it will also participate in government tenders, companies in talk with shipping firms for supplying their green fuel। तो green methanol, green hydrogen, green fertilizer, green ammonia, सारे products पर जो sustainable renewable arm है अदानी पावर की, वो काम करेगी। Now let us look into the next clip। Government to soon reach out to the potential buyer of IDBI Bank। So government will soon reach out to the interested buyer of IDBI Bank। IDBI Bank का privatization हो रहा है, हमने कई बार डिस्कस किया था, जिसकी वजह से इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की जो स्कीम थी, जो लिस्टिंग थी, उससे भी हटाया गया था। इफ़ यू रिमेंबर, वी वर कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग अबाउट दिस न्यूज़, एंड नाउ गवर्नमेंट विल सून रीच आउट टू द इंटरेस्टेड बायर ऑफ IDBI इन ऑर्डर टू
speed up this process and inform them about the broad contours of the strategic disinvestment which is going to lay a ground for privatization of this public sector bank. तो जो डीले था उसको थोड़ा सा जल्दी से स्पीड अप करने के लिए सेंटर इज नाउ going to talk with the interested buyer. The center, though its advisor, will share the strategic sale plan with the investors and how to deal is expected to be structured. तो investors से discussion होना है किस तरह से deal आगे execute करेगी. तो फिलहाल के लिए जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे गवर्नमेंट मीटिंग शेड्यूल कर रही है in order to carry out this privatization of IDBI Bank. Now let us look into the next clip. Soon joint oil deals by government private firms. So timing the import bill, India is forming a group that brings together the state-run and private refiners to seek better crude import deals. Recently जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को कहीं ना कोई measures तो लेने ही थे in order to ensure the supply, in order to control the price, and for that government is now looking forward to forming a group. कैसा ग्रुप? जहाँ पर स्टेट रन जो कंपनीज हैं ऑयल की फील्ड में और जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं, जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं मतलब गवर्नमेंट ओन पब्लिक ओन जो रिफाइनरी कंपनीज हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे लाइक रिलायंस, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ ग्रुप. किस लिए ग्रुप फॉर्म करेंगे? टू सीक बेटर कोड इम्पोर्ट डील्स, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो. आपको याद होगा जब बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इम्पोर्ट बिल हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ गया है फॉर दिस क्वार्टर. And in order to tame this increasing import bill, government is looking for this option. So the world third largest oil importer and consumer, India depends on import for about 85% of its crude oil and buy most of its from West Asia producer. तो 85% इंडिया की जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पोर्ट से पूरी होती है और जो हमारे लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं वो वेस्ट एशिया से ही हैं. सो इनिशियली द ग्रुप ऑफ रिफाइनर्स विल मीट वंस इन अ फोर्टनाइट एंड एक्सचेंज द आइडिया ऑन क्रूड परचेज. तो मे बी शायद कार्टेल फॉर्म करके क्रूड ऑयल परचेज करेंगे जिससे कि प्रेशर डाला जा सके ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर फॉर प्राइस रिडक्शन. होता क्या है, सेग्रीगेटेड है हमारी कंपनीज रिफाइनरीज, तो वो अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरह से अपनी डील करती हैं. बट अगर वो ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, एक तरह का कार्टेल फॉर्म कर लेंगे, तो दे कैन पुट प्रेशर ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज और कंपनीज in terms of price reduction. So companies can form a joint strategies and they can even go for joint negotiation wherever possible. तो जिस तरह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने कार्टेल फॉर्म कर रखा है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने कार्टेल फॉर्म कर रखा है और वो एक साथ प्राइस बढ़ाती हैं, एक साथ प्राइस घटाती हैं, एक साथ सप्लाई बढ़ाती हैं और एक साथ ही सप्लाई घटाती हैं. उसी तरह इंडिया ने भी कहा है कि आप या इंडिया में भी जो कंपनीज़ हैं, रिफाइनरी कंपनीज़ हैं, स्टेट रन और प्राइवेट, वो भी एक तरह का कार्टेल फॉर्म कर ले और वो जॉइंटली नेगोशिएट करें क्योंकि अमाउंट बढ़ जाएगा इम्पोर्ट का. ठीक है, जब उनके पास अमाउंट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा नेगोशिएटिंग पावर होगी. So they can negotiate with the other countries or companies better in comparison to the situation when they negotiate alone. तो इंडिया ने भी अपनी कंपनीज को बोला कि यू ऑल्सो फॉर्म अ कार्टेल जो ऐसी कंपनी जो ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, रिफाइनरी स्टेट एंड इकट्ठे आप मिल जाइए और अपने अपने इकट्ठे नेगोशिएट करिए, एक साथ मिलकर नेगोशिएट करिए सो दैट यू कैन पुट मोर प्रेशर ऑन ऑयल एक्सपोर्टिंग और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अ प्राइस or any other condition that will definitely help the country India to reduce the price of crude oil. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.